इनका सेशन रहा तो आपके दिल में होगा कोई सवाल स्कूल पूछने होंगे, आप पूछ भी सकते हो ना। जहाँ तक सेशन का सवाल है, बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला है। आवाज नहीं आ रही? अरे इधर घुमा दो, उधर मुंह कर दो ना, फिर बजेगा सबका। ऐसे नहीं बोलती। मैं यही कह रहा था, ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे डिटेल में तो फिर करूँगा मैं कभी, लेकिन आज क्योंकि सेशन ख़त्म हुआ है और हम जा रहे हैं वापस, आप लोगों का था भाई कोई ना कोई पूछेंगे तो आप सवाल भी पूछेंगे, हम देंगे। लेकिन जो हुआ सेशन, उसमें जो बहुत सारे इश्यूज हमारी तरफ से उठाए गए हमारे साथियों ने पार्टी की तरफ से, तो कोई सी भी उसका सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। किसी भी मुद्दे को देख लो आप, चाहे आप खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 मीट्रिक टन था। तो शॉर्ट कम, तो टाइम इज एसेंस फॉर किसान के लिए, तो टाइम ज़रूरी है। अब बिजाई हो जाएगी और वो काला काला उससे खरीदे, ब्लैक में खरीद लेगा, तो क्या करेगा खाद का? क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूँ, अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। इसी प्रकार से नौकरियों के बारे में कहा, वायदा इन्होंने कहा कि भाई हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, इलेक्शन में करके आगे उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि HKRM की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। और क्वालिफाइड बच्चे, मैंने कहा जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है कि हरियाणा के 54% से ज़्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं, जो क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, जो भी है, क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं कर रहे। फिर अगर HRM के में लगाना है, एक बैकडोर एंट्री करनी है, तो फिर क्या जरूरत है HPSC की? क्या जरूरत है सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की? क्यों बिठा रखे हैं भाई? क्यों कोठियाँ दे रखे हैं? क्यों तनख्वाह देने उनको? घर भेज दें जब रेगुलर सर्विस लगानी नहीं इन्हों। इसी प्रकार से धान की इन्होंने कहा, बार बार कहा इलेक्शन में कि बीजेपी आएगी तो अब 3100 रुपये के हिसाब से देंगे धान के MSP। कहीं किसी को MSP नहीं मिली, जो है निर्धारित MSP वो नहीं मिली। 300 से 400 रुपये कम किसान ने बेचा है, और कोई सरकार की तसल्ली बख्श कोई भी जवाब नहीं आया। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई आर्थिक स्थिति क्या है। आज जो बातें करते रहे, अपनी बात उपलब्धि नहीं बताई, अपनी क्या है, क्या किया इन्होंने। 10 साल इनकी सरकार होगी, उसकी चर्चा नहीं करते, 10 साल पहले की चर्चा करते हैं। अरे 10 साल पहले तो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है मैं बता देता हूँ अभी 1 मिनट आपको। आज प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में कहाँ हैं हम, कहाँ खड़े हैं? 70% जो है BPL हो गए। वो कहते हैं BPL इस वास्ते हो गए, मैंने कहा, समझ नहीं कहा, वो BPL इस वास्ते हो गए क्योंकि 1,20,000 से लिमिट बढ़ा के 1,80,000 कर दी। अरे जब 2014 में 1,20,000 थी, उस समय भाव क्या था? डॉलर कितने का था? डीजल कितने का था? पेट्रोल कितने का था? आज तो
आलू प्याज सब्जी नहीं उपलब्ध है, उनकी कितनी महंगाई पड़ी हुई है, उसके हिसाब से तो कई गुना बढ़ गए। तो इसकी सीमा तो 1,80,000 की 2,40,000 आनी चाहिए। 2,40,000 हो जाएगा तो सारा हरियाणा बीपीएल में आ जाएगा। तो ये जो उनकी विफलता है, बीपीएल में आ गए। बीपीएल में क्यों आ गए भाई? क्यों नहीं गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया? क्यों नहीं आमदनी बढ़ाई? क्यों नहीं किसान की, जब आपने कहा दुगनी आमदनी करेंगे तो नहीं, इसका मतलब किसान को भी मार पड़ रही है, गरीब आदमी तो पड़ रहे, हर वर्ग पे इस पे मार पड़ रही है। इसी प्रकार से आप कोई भी कानून व्यवस्था देख लें, कोई भी देख लें, कोई तसल्ली बख्श जवाब उनका यहाँ से नहीं आया। फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा आज हरियाणा पे कर्जा हो गया है। और जब ये सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय कहा था कि भाई जो हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम बनाया था, इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। 10 साल में हमने 10 साल में पूरे हरियाणा में हर वो उसमें बनाए, कई मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई और कितनी संस्था लेके आए। एक कोई ऐसी संस्था, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, एक जो अनाउंस्ड यूनिवर्सिटी है इनकी, मैं कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, वही शुरू नहीं करी। तो कहीं नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, कहीं रख रखाव नहीं, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। अब मैं आपको तीनों का जो है वो देता हूँ कंपैरिजन। 95 से 2005 तक, 2005 से 2014 और 2014 से 24 तक फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा हूँ। देखो 1995 में पर कैपिटा इनकम था आपका 24,056। हाँ, जीएसडीपी देखा जाता है ना, जीएसडीपी इतने करोड़ था, जीएसडीपी थी 24,056। 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी थी 43,502 और करंट प्राइस पे थी 83,003। 13-14 में थी ये 3,47,507 जीएसडीपी और 22-23 में ये हो गई, 14 से 22-23 के बाद में ये 5,87,000। तो ये देखिए ग्रोथ देखी जाती है। हाँ, करोड़ 5,87,198 करोड़। तो ग्रोथ जो है ऑफ स्टेट जीडीपी वाज जस्ट 3.3 ड्यूरिंग 95-96 टू 2004-05, 3.3% ग्रोथ। और 2004-05 और 2014 के बीच में ये जो है 18% पर एनम ग्रोथ थी इसकी। हमारा मतलब 4 टाइम्स हमने इनको बढ़ाया। और 13-14 से लेके 22-23 तक जो है कहते हैं हमारी जीडीपी नहीं बढ़ गई, ग्रोथ जो है 6.4 है। तो आप खुद देख रहे हैं इसमें, तो हमारा तो 4 गुना बढ़ा, इनका 82% बढ़ा, 82% ग्रोथ बढ़ा है इसमें। और पर कैपिटा इनकम में जहाँ तक है 95-96 में 11,457 रुपये थे। 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे 16,872 और करंट प्राइस पे 32,712। 13-14 में ये बढ़ी 1,19,791 और 22-23 में 1,72,276, 1,72,276। तो ग्रोथ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 95-94 was just 4%, showing overall growth of 40% during this period. Growth of per capita income during 2004 to 2013-14 during our government was 18% per annum, showing growth of more than 400%. That is 4 times more. और growth of per capita income during 13-14 से लेकर 22-23 तक was less than 4%, showing overall growth of 43.8%. ये है इनका, तो इन्होंने कहा तो इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, इसी वास्ते बीपीएल में इतने बढ़ गए।
अचीवमेंट होती है गवर्नमेंट की कि भाई बीपीएल से हमने इतने बाहर कर दिए। ये कह रहे हैं कि बीपीएल में हमने इतने 70% कर दिए, तो फिर क्या होगा? तो इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे आप भी पूछोगे, चाहे वो मतलब शुरू में ही अभी मैंने कहा था शुरू में भाई अभी नई नई सरकार बनी है, तो शुरू में ही जो है किसान को खाद नहीं और एमएसपी नहीं, तो पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। आगे क्या करेंगे ये? किसी को नौकरी नहीं। अब ये बार बार ये कहते हैं ये आपने कहा कि हम इनको हटाएंगे, हमने कभी नहीं कहा इनको हटाएंगे जो लगाए हैं। क्या हमने कहा था इनको रेगुलाइज करो, इन कॉन्ट्रेक्चुअल लगा रखे तुमने। अब जिस क्वालिफिकेशन के पोस्ट से क्वालिफाइड पोस्ट को मिलना चाहिए 60,000, तुम दे रहे हो 20,000। इस प्रकार से इनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। खिलवाड़ की जा रही है, ना पक्की नौकरियां लगाई जा रही हैं। अब कब लगेंगी 2 लाख नौकरी? अभी तो उसी पे HKRM में लगाए हुए हैं, उसी में लगा रहे हैं। रोज 5-7 10 मतलब लोगों के टेलीफोन से लग रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। भाई आपका जिस भी नौकरी पे लगाओ कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई मेरिट होनी चाहिए। क्या बेसिस है इनमें मेरिट में लगाने के? ना कोई रिजर्वेशन है, ना हॉरिजेंटल है, ना वर्टिकल है, ना कोई रोस्टर है। तो इस हिसाब से आप खुद देख रहे हैं। तो ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रही है। हम सोचते थे भाई नई गवर्नमेंट बनी है, कोई डायरेक्शन देंगी, आगे कुछ भविष्य दिखाएंगे, लेकिन दिस इज डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट विदाउट गोइंग इन विदाउट डायरेक्शन। आप बोलो आपने कोई बात करनी? सवाल पूछे थे आपने, यहाँ सफाई की बात करनी और बाकी से पूछेंगे हमारे से पूछेंगे। यूनिवर्सिटी लेक्चर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं, दे आर बेटर प्लेस्ड एम्प्लॉयमेंट में, और उनको भी इतने साल से बाकायदा पोस्ट एडवर्टाइज होती है, एप्लीकेशन आती हैं, इंटरव्यू का DHE का नॉमिनी होता है, वाइस चांसलर होता है, HOD होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है। उसी सिलेक्शन के बाद EC उस लिफाफे को खोलती है, उनकी अपॉइंटमेंट है। हमने कहा कि जब आपने एक्सटेंशन लेक्चरर्स को, ठीक है हम कोई किसी की नौकरी लगाने के खिलाफ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स को अगर उन्होंने लगाया है तो उनको ग्रेड तो दो कम से कम। वही 57,600 में वो 10 साल से लगे हुए हैं, 10 साल उनका एक्सपीरियंस काउंट करो, उनको प्रॉपर रेगुलर करो। उस बात के लिए सिर्फ उनको एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके और लेस थोड़ी तनख्वाह में ये पूरे लेक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं। उसके साथ ये यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं, दे आर एट पार विद देम। और इसको कहा तो है मुख्यमंत्री ने कि हम ये कानून लाएंगे, कब लाएंगे, कैसे लाएंगे के हिसाब से है। तो हमारी ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड थी वहाँ पर इस बात के लिए। और एक बहुत ये था कि यूनिवर्सिटी के साथ भी, और जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स लगते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, उनको भी सरकार C और D ग्रुप तो तुम HR के अंदर लगा सकते हो, पर जहाँ तक लेक्चर के लगाने की बात आती है तुम कहते हो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। और एक बहुत बड़ा ज्वलंत इशू हमने उठाया और उसको सरकार ने भी माना, मंत्री ने भी माना, कि सारे 10 सालों में इन्होंने शहर की ये स्वच्छ हरियाणा की बात करते हैं, इन्होंने कभी भी स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऊपर से ग्रांटें आती हैं और वो ऐसे ही सारी की सारी उस नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे ज़रूर आते हैं, पर उसका मिसयूज़ होता है। आपने सब शहरों में देखा होगा, आप जाते होंगे शहरों में। चंडीगढ़ इज़ द ओनली एक्सेप्शन कि सारे पोस्टर पिलर्स पे, फ्लाईओवर्स पे, इस पे कोई पेंट नहीं, कुछ नहीं। स्कूल की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी के गेट हैं, पार्कों के गेट हैं, बहुत बुरा हाल किया हुआ। आज इन्होंने कहा इस बात के लिए कि हम सफाई का उसमें करेंगे, और उसमें हमने और मुद्दे भी उठाए कि जो सरकार पानी ही अपने नागरिकों को नहीं दे सकती है, सरकार नई आई है, नाउ दे शुड एंड देयर हनीमून पीरियड।
और कैसी परफॉर्मेंस देखती है, उस हिसाब से हम भी अपनी रणनीति बनाएंगे। कुछ सवाल हो तो आपको पूछ सकते हैं कोई। देखिए, एक बात जो मैं कहना चाहता था कि ये नौकरियों का सवाल उठा। पीछे सेशन था इनसे बनने से पहले, तो आपको याद होगा HPSC में पैसे पकड़े गए और बहुत सारी ऑन शीट्स पकड़ी गई, कई आदमी इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये जवाब नहीं दिया गया हमारे को। ये तो कह दिया वो डिप्टी सेक्रेटरी हमने सस्पेंड कर दिया है, डिसमिस कर दिया, लेकिन केस कहाँ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किसका पैसा था, वो किसने लिया, कैसे दिया, उसकी कोई इंक्वायरी। उसका बाकायदा CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए इन चीज़ों पर। तो इतना है, हाँ, जितने भ्रष्टाचार, किसी पे जवाब नहीं दिया उन्होंने। भाई कितने कौन कौन इन्वॉल्व थे, SS कमीशन में कौन कौन इन्वॉल्व थे, जो इस तरह शीट्स पकड़ी गई उनके दफ्तर में, पैसे पकड़े गए, किसने दिए थे उनको पैसे, थॉरो प्रॉब होनी चाहिए इनकी। खाली एक हमने सस्पेंड कर दिया, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। आपने जब विधानसभा के अंदर ये इस बार भी रिपीट की थी ये बात, वो चैट वाला क्या है, उससे तो क्लैरिफाई कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, उसी टाइम नहीं आया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपने, क्योंकि हमारे पास कई बार ना आपकी आवाज ऊपर आती नहीं, आपने एग्जैक्ट कहा क्या था? मैंने यही कहा था भाई उसके बताओ क्या हुआ, व्हाट इज द फेट ऑफ दैट चैट, ये पूछा था मैंने। भाई चैट दिया था, जब ये कहते इंक्वायरी करेंगे, क्या हुआ उसके। चैट में आपने क्या कहा था कि जो चैट थी ना, जो आपने कहा था कि किसी ने, डिप्टी सेक्रेटरी ने फोन किसी को किया, चैट वो क्या एग्जैक्ट क्या था? अब चैट तो एग्जैक्ट तो मैं देख के बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये था कि डॉक्टरों को सिलेक्ट करें, इतने उससे सिलेक्ट हो गए, ऐसे कर दे था कुछ, मतलब सर्विसेज के बारे में था। सर 13 बिल्स आए, 13 बिल्स पे बहुत सारा कई सुझाव कांग्रेस की तरफ से दिए गए, मैडम ने दिए, आनंद सुरजेवाला ने दिए, बहुत सारे सुझाव आप लोगों ने दिए, अमेंडमेंट, लेकिन अमेंडमेंट्स जो थे उनको लेकर, लेकिन कोई भी मतलब अमेंडमेंट जो है वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी बिल। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन। 2 बिल तो आज विड्रॉ कर लिए सेना में। हाँ, हैं? चर्चा नहीं चाहते, ये तो पर्चा लीक चाहते हैं, पर्चे लीक करना आता है इनको, ठीक है ना। इतना भारी स्कैंडल, जवाब देना चाहिए था, हमारे इतने पर्चे लीक हुए, किसने पर्चा बनाया था, कैसे लीक हुए, कैसे जवाब इतने रिपीट हुए, ये दीज आर मैटर टू बी इंक्वायर्ड थॉरोली प्रॉब्ड। एक ही सवाल, मतलब ये जो पर्चा लीक का जो नया सिस्टम बनाया ना इन्होंने, एक ही सवाल, मतलब कई सवाल, पिछले साल के अगले साल का, भाई किसने किए, क्यों किए, कोई किसको क्या सजा दी है आपने, इतना भारी खिलवाड़ कर रहे हो आप, हैं? आपके सामने कैग के स्वास्थ्य का सवाल हमने उठाया था, और आप देख सकते हो हमने कहा था कि एक ब्लैक लिस्टेड जो फर्म थी उससे इन्होंने करोड़ों रुपए की जो है दवाइयाँ खरीदी, और उसका क्या जवाब दिया कि एक दवाई जो थी उसमें से ब्लैक लिस्टेड थी, और जब ये कहा गया कि इनके अपने स्टॉक में जो है एक्सपायर होगी, उसका जवाब मिनिस्टर ने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ सरकार जो है ना, चाहे वो कृषि मंत्री थे, चाहे स्वास्थ्य मंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, किसी बात का पूरा जवाब, पूर्ण जवाब, या कहें जैसे 12 नवंबर को सरकार के DAP का स्टॉक क्या था, मुख्यमंत्री 12 नवंबर को नहीं बता रहे थे, 15 नवंबर की बात कर रहे थे, क्योंकि 12 नवंबर को स्टॉक में कमी थी, जिसकी वजह से किसानों को DAP की कमी से जूझना पड़ा। तो इसलिए इस सरकार ने जो अपनी जो जिम्मेदारी थी ना, उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अपने आप को जो है बचने की और प्रक्रिया में, और मंत्रियों की और मुख्यमंत्री जो पूर्ण जवाब देना चाहिए था, उससे जो है सदन में पूरी तरीके से उस जवाबों को नहीं दे पाए, जबकि बहुत से करें। और जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, हमने अमेंडमेंट के ऊपर कहा कि आपके 2 बिल जो हैं, पिछली जब हमने कांग्रेस के साथियों ने उस वक्त भी जब ये बिल पास किए थे, जब भी कहा था कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जिससे कि इनकी थॉरोली 2 बिल फिर से वापस आ गए। एक बिल तो तीसरी बार वापस आया है, ऑर्गेनाइज क्राइम का बिल जो है। तो इस तरीके की कार्यशैली, और विपक्ष के जो साथियों को
बिल पे भी और कॉलिंग अटेंशन पे भी अपनी बात पूरी ना रखने का मैं समझता हूँ कि ये भी आपने देखा होगा कि पूरी बात को हमारी जो माननीय सदस्य आई अपनी बात को रख रही थी, तो उसमें कोई ना तो लिमिटेशन है विधानसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर्स में, लेकिन उसको भी जो है पूरी तरह सुनने को तैयार नहीं है। उनको अमेंड को डालने और उनको कंसीडर करने की तो बात ही कुछ नहीं है। तो हम समझते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का तो जो बड़ा गंभीर मामला था कि अपने स्टॉक में जो है दवाइयाँ एक्सपायर हो जाएं, वो एक्सचेकर का भी नुकसान है और उसमें सबसे बड़ी ज़िंदगी से खिलवाड़ का भी इस सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। उसी जवाबदेही के लिए हमने कहा था कौन जवाबदेही होएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और जो एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो 2500 पर किलोमीटर के हिसाब से इनकी चार्ज हुए हैं। और ये पता नहीं पेशेंट किसको ले गए, कहाँ ले गए। तो इस किस्म से घोटाले तो हुए, इनकी जांच करवानी चाहिए। कैग ने कहा है। तो एकल जो आप इस विषय को जो कैग की रिपोर्ट है जिसमें 4,04,000 करोड़ का उसने पब्लिक डेट लायबिलिटी बताई है कैग ने 31 मार्च 2023 को, जब आप ये विषय उठाने लग रहे थे तो स्पीकर साहब ने मतलब ऐसे सामान्य तौर पे देखते थे सालों से सरकार बोलती है अगर कुछ कहना तो वो स्पीकर साहब ने कह दिया कि तो पीएससी का मामला आप उठा ही नहीं सकते। नहीं वही नहीं है, जब हमने उठा मैं नहीं चाह रहा हूँ आप इतने सालों से इसको देख रहे हैं, ये क्या स्पीकर को बोलना चाहिए था या उस पर चर्चा नहीं होती पहले, और हर मामले में आप उठा सकते हैं, उठाते रहिए, मैंने देखा है। चलो देखिए, मैं इस बात में टिप्पणी करा, लेकिन ये जो है सरकार जो है किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो पहले कह चुका 4.5 लाख करोड़ कर दिया, ये कैग ने लिखे हुए हैं, मेरा थोड़ा ये। हरियाणा की वित्तीय प्रबंधन दबाव में आया, मार्च 23 तक 4.4 लाख करोड़ रुपए का बकाया था लोन के ऋण। वैसे ज़्यादा है, ज़्यादा मैं देता हूँ डिटेल दिए भाई लोन। हाँ 2023 के, अब तो और बड़े नहीं, इसमें भी मतलब अंतर है। जैसे और लाइबिलिटीज़ है हमारी, स्मॉल सेविंग है 44,000 करोड़ के करीब, वो बनेगा। इस प्रकार से जो प्रोविडेंट फंड है कुछ वो बनेगा, वो सब लोन तो है ही। और क्या ये देखो तो जो आप ये बोलते थे कि अंडर स्ट्रेस है हरियाणा की फाइनेंशियल, कैग भी बोल रहा है कि अंडर स्ट्रेस आ गया। 3 साल में 1.25 लाख करोड़ देना है वापस, 3 साल में 1.25 लाख करोड़ देना है वापस देना है। देखिए जो है टोटल इंटरनल डेब्ट जो है 3,17,982 करोड़ है। ये हम अब की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। मैं अब तक बता रहा हूँ, 23 तक बता रहा हूँ, 23 तक बता रहा हूँ, तो अब और बढ़ गया होगा। हाँ। और स्मॉल सेविंग 44,000 करोड़, 23 की बता रहा हूँ मैं क्या क्या। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का 43,955। एडिशनल लायबिलिटी जो अनपेड डिस्कॉम के इलेक्ट्रिक बिल हैं बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो हैं 46,193 करोड़। तो आप देख सकते हैं टोटल 4,51,368 करोड़। जबकि नॉर्म्स इन्होंने अपने कुछ बढ़ा लिए। नॉर्म्स का देखो, अब मैं बताता हूँ इसकी पोजीशन। ये डेट देखा जाता है जीएसडीपी के 2005 से 14 तक जो है वो ग्रोथ जो है अब स्टेट डेब्ट जो है वो 13% थी। और इनकी जो ग्रोथ जो है 14 से लेकर 24 तक 18% हो गई। रेशियो जो है डेब्ट की जीएसडीपी के उसमें 2005-06 में सब 26% थी रेशियो अब, और वो हमने घटाकर 2014-15 में इसको 15% छोड़ दिया था। आज 23-24 में 28% हो गए, नॉर्म्स बढ़ा दिए। तो लोन तो मतलब दबा ही रहे ना, इसी वजह से तो बीपीएल बढ़ रहे हैं। एक ये जो विषय चंडीगढ़ का विषय है जो उठाया आज अरोड़ा साहब ने उठाया था, नहीं वो है तो
क्योंकि आप कहते हो कि विधानसभा का भवन जो है वहीं पर बनी है मनी माजरे वो में तो बनी है। अरोड़ा साहब ने यही कहा था कि पंजाब की सरकार के मंत्री और जो नेता हैं वो आपत्तिजनक और ऐसी भाषा बोल रहे हैं हमारे प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के प्रति और नेताओं के प्रति जो उसके लिए निंदा प्रस्ताव और उसके लिए करना चाहिए। तो स्पीकर साहब ने जो है ये कहा था कि इसमें ये गंभीर मामला है, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और जिससे कि अपने पक्ष भी रखेंगे और अपना सलाह मशवरा करके विपक्ष पार्टियों के साथ और सभी पक्षों के साथ जो है मिलके इस वो यही कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की और उनके नेताओं की और उनके जो है जिस तरीके से आपत्तिजनक और जो हरियाणा के प्रति और हरियाणा के नेताओं के प्रति जो भाषा बोली गई थी उसके खिलाफ हमें जो है संज्ञान लेके उसका निंदा प्रस्ताव करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो है उस चीज़ के लिए राज्य सरकार के साथ है हर तरीके से हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। और उसमें फिर आखिर में मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और उसमें अगर सर्वदलीय बैठक बुला के विपक्ष के साथियों को साथ लेके हम हरियाणा के हितों के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये जो है जो अशोक अरोड़ा जी ने ये जो है मामला उठाया था। चंडीगढ़ का भी SYL का भी हमने उसमें जोड़ा था कि जब से जो आप पहले बोलते रहे कि हरियाणा की विधानसभा का एक्सटेंशन यहीं पर हो मनी माजरे आज भी यही स्टैंड है मेरा। आपका स्टैंड है। पर वहाँ तो अभी सरकार ने कांग्रेस ने समर्थन दे दिया पूरा अभी सरकार किस के साथ है। किसने दे दिया? अरोड़ा साहब ने बोला जब निंदा प्रस्ताव ये था कि हरियाणा नहीं वहाँ पर हमें क्लैरिफाई नहीं ना हुआ अगर निंदा प्रस्ताव ये तो कहता है क्लैरिफाई मैं कर रहा हूँ ना, सरकार के साथ है मतलब क्लैरिफाई। अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा था, अगर हरियाणा के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सरकार के साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ बाहर ले जाओ, ये नहीं मतलब नहीं ये मतलब नहीं है। वहीं बननी चाहिए। ऐसा है हमारा स्टैंड शुरू से है कि भाई हमारे 3 झगड़े हैं। एक है पानी का, दूसरा है टेरिटरी का जो संत लोंगवाल राजीव गांधी का फैसला हुआ था, और तीसरा है राजधानी का। तो तीसरा नंबर हमारा, पहले पानी का हिस्सा दो हमारे को और फिर ये दो। और जहाँ तक विधानसभा में कह रहे हैं डिलिमिटेशन की वजह से सीटें बढ़ जाएंगी, छोटा रह जाएगा, तो पंजाब का भी बढ़ेगा, पंजाब का भी छोटा रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो पंजाब जाके बाहर बना ले अपना, यहाँ से और बना ले। ये पंजाब वाला हम ले लेंगे, वो हमारा है। ये आपको वाली बात सीएम साहब से सवाल करी थी। हैं? हेरिटेज की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई कानूनी ऐसी कार्रवाई नहीं है। हाई कोर्ट में 10 कोर्ट थे, 8 या 10 कोर्ट थे, आज 40-50 कोर्ट हुए। वो हेरिटेज जब कहाँ गया था भाई? फिर क्या, फिर 16 में क्या हो गया? जरूरत के हिसाब से होता है। हम बदले पे जमीन नहीं देंगे भाई, बदले पे जमीन नहीं देने का क्या मतलब हुआ? आप तो ये कह रहे हैं सारी विधानसभा हमें दे दो कि जहाँ बाहर बढ़ा ले। पंजाब का भाई क्या कारण है? विधानसभा का बनाने का कारण यही है ना कि डिलिमिटेशन हो जाएगी, सीट बढ़ जाएंगी, तो पंजाब की भी तो बढ़ेंगी। तो पंजाब का उतना बड़ा नहीं है जितनी सीट बढ़ेंगी। हमारे तो काम आ जाएगा वो, समझे ना। 117 तो अब भी वही है, तो हमारे तो हो जाएंगे एडजस्ट। लेकिन ये सबसे चर्चा मतलब जो वो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज। नहीं, बात हुई थी, हमारी स्पीकर भी था, मैं भी था, और पार्टी के नेता भी थे दूसरे इनेलो के भी, और मुख्यमंत्री भी था। तो ये चर्चा हुई थी, वो देख रहे हैं। ये हमने स्पष्ट कर दिया था, इस बात से हम एग्रीड नहीं है कि पंचकुला के बदले की जमीन में हम जमीन दें। ये हमने इस मीटिंग में कह दिया, स्पीकर साहब, सीएम साहब, आप और INLT के MLAs की मीटिंग में। हाँ, हमने कहा हमारा स्टैंड जो है पहले का, हम उस पर स्टिक करें।
सरकार की विफलता है। मैंने कहा ना, डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है। एक ही कारण होता है, और क्या कारण होता है? अबे चौटाला है यहाँ? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनका अधिकार है, लेकिन जो बीजेपी की बी टीम है उसका ऐसे कोई कहने का अधिकार नहीं। ये विधानसभा की कार्रवाई से आपको नहीं पता लगा क्या? अरे कुछ तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए थे वो पहले ही सत्र में, जैसे नौकरी लगाने का है और भी जो कौन सी नौकरी लगा दी? जो HRM के थ्रू 1,20,000 ये नहीं है, ये नहीं, ये तो लगे हुए थे उनको। तो उन्होंने वायदा था 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, रेगुलर कर दिया। ये कहा था 3100 रुपए धान का भाव देंगे, हम दे दिया। 2100 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने, मिल गई। करेंगे तो हम कहते हैं कर दिया। अब तक करा तो नहीं ना, करेंगे तो करेंगे, देखेंगे। इसी वास्ते तो मैंने कहा, इसी वास्ते कहा पहले अभी तक तो 2 ही काम करे हैं। अभी तक तो अब तक कोई बात नहीं, अब तक 2 ही काम किए हैं। एक खाद गायब, किसान को खाद नहीं मिला, MSP नहीं मिली। ये 2 उपलब्धि है सरकार की। बाकी आगे देखेंगे, नई नई सरकार बनी है, 2 उपलब्धि कर देंगे। अच्छा काम करेंगे अच्छा कहेंगे, 2 उपलब्धि के बता देंगे। और बोलो, पंजाब वाले हाँ तो नहीं, वो चंडीगढ़ का जो विषय ना, जो आज नेता प्रस्ताव की बात कर रहे थे, सर आज विद्या देवीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हाँ? बता दिया था मैंने मुख्यमंत्री जी को। हैं? ऐसा है, मैं कोई कहना नहीं चाहता। छाछ तो मैंने सुना था बोलते हैं, छलनी क्या बोलेंगे जिनमें 70 छेक हैं यार। ये जो चंडीगढ़ का विषय ना, जो निंदा प्रस्ताव जो हुड्डा साहब लेके आए थे, कांग्रेस का जो आपके बयान पे अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा साहब ने 40% कैसे कहे चंडीगढ़ पे हमारा कब्जा, वो सारी चंडीगढ़ हमारी है। उन्होंने ये बयान दिया, आपके बयान पे प्रतिक्रिया दी अभय चौटाला ने। ऐसा है, आज के दिन चंडीगढ़ यूटी है जो बटा हुआ है, सेक्रेटरीट 60-40 के उसमें बटा हुआ है, रेशो में बटा हुआ है। विधानसभा भी 60-40 की रेशो बटी हुई है, जबकि हमारे को पूरा 40% दिया नहीं है। पंजाब नाजायज कब्जा करे हुए है, वो लो ना। हाँ? तो मैंने कब कहा लैंड अलॉट हो गई है? हमने कहा नहीं करेंगे भाई। ये तो मैं कौन सी, मेरे को क्या पता, अखबारों में पढ़ी तुमने, पढ़ती तुम्हारी गवर्नर कर देगा। लेकिन मैंने कब कहा है कि कर दी हमने? हम तो खिलाफ है इसको, अनसुटेबल हो चाहे सुटेबल हो, इस फॉर्मूले के अगेंस्ट है हमारा, सीधी बात है। रिपोर्ट आएगी तो बता देंगे आपको। अच्छा सर, कल 2 राज्यों में चुनाव, पहले कैसे बता दें भाई? सर रिपोर्ट आने से पहले कैसे बता दें? कल 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। क्या लग रहा है, मतलब हरियाणा वाला हाल रहेगा कि बनेगी सरकार? कांग्रेस की सरकार उनकी बनेगी, MVA की, और वहाँ कांग्रेस की, और JMM की। और बोलो, तेरे सवाल खत्म हो गए? अब चलो चाय वाय पी लो। अब तो ऐसी चर्चा करें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना, जब बताऊंगा तुम्हारे को।